तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है। इसके पहले के सभी जो टॉपिक्स है वो अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। देखिए फ्री फॉल यानी क्या होता है, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ठीक है। सपोज़ देखिए एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ए बॉल ऑब्जेक्ट है। अगर इस बॉल को आपने छोड़ दिया, ठीक है, बॉल को पकड़ा हुआ है आपने और छोड़ दिया, तो बॉल सीधे नीचे जाकर गिरेगा, सीधे नीचे जाकर गिरेगा अर्थ पे। ओके। अब ये बॉल सीधे नीचे जाकर क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, क्योंकि अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अदर कोई भी फोर्स इस बॉल पर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, इधर से या फिर इधर से या फिर इधर से ऊपर से। ठीक है। ठीक है। अदर किसी भी जगह से किसी भी डायरेक्शन से इस बॉल पर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। ओनली बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉल की मूवमेंट हुई। क्या हुआ? ये बॉल मूव हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? बॉल मूव हुआ बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब एक और दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है, और इसके आजू बाजू यानी मून क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। मून फिर रहा है, घूम रहा है। हमारी अर्थ के आजू बाजू में मून क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्यों घूम रहा है मून? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मून पर अदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है। अब वो होता भी है थोड़ा, तो हम 12th क्लास में उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए कि ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिए। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा बॉल, इसका भी मूवमेंट हो रहा है, ये टॉप से यहाँ पर आकर गिर गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। और ये जो मून है ये भी अर्थ के सराउंडिंग क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। यानी दोनों भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। किस वजह से मूवमेंट कर रहे हैं? इसका ओनली रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी फ्री फॉल किसे कहते हैं? देखिए कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है या फिर मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम फ्री फॉल। उसे क्या कहेंगे हम? फ्री फॉल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट इज मूव। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट इज मूव। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फ्री फॉल। आ गया समझ में? अब देखिए मैं आपको इसकी थ्योरी समझा कर बताता हूँ पॉइंट वाइज। देखिए वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, यानी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लेकिन किस वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। इसे कहा जाएगा कि वो फ्रीली फॉल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल यानी शुरू की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर आपने बॉल को इस जगह पकड़ कर रखा हुआ है, अभी आपने इसे छोड़ा नहीं है, नीचे पकड़ कर रखा हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ दोगे तो इसकी क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब में देखिए थर्ड पॉइंट, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब देखिए अगर ये बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव हो रहा है, ठीक है, तो इससे कुछ वेलोसिटी होगी, और मूव जो हो रहा है तो उसने कुछ टाइम भी कंज्यूम किया होगा, इससे कुछ टाइम लगा होगा ना। तो वेलोसिटी और टाइम
ये दोनों की वैल्यू आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्रीली फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आप उस ऑब्जेक्ट, कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ने लिया, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u से इंडिकेट करते हैं जो जीरो होगी इसकी। एंड एक्सेलरेशन, अब नीचे आएगा वो, तो एक्सेलरेशन जो है उसका वही क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल ए यानी हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हमें अब वेलोसिटी निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की, हमें अगर टाइम निकालना है इस ऑब्जेक्ट का, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ऑब्जेक्ट का कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट भी निकल सकते हैं। तो हम इसके लिए हम तीन फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सभी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। तो जैसा पहला इक्वेशन देखिए, v इक्वल टू डी टी, इस इक्वेशन के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला है s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन के थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, यस यानी डिस्प्लेसमेंट, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला है, तीसरा जो एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्री फार्मूलेज आपके लिए अवेलेबल है, जिसके थ्रू अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ने कंज्यूम किया उतना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, द मून, लास्ट पॉइंट क्या है, द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए मून जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है अर्थ के सराउंडिंग, जो जिसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, और अदर एग्जांपल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, वेदर सैटेलाइट हो गया या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया। ठीक है, जो भी सैटेलाइट हम ऊपर भेजते हैं वो अर्थ के क्या करते हैं, वो अर्थ के सराउंडिंग घूमते रहते हैं। ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ उन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, इसलिए उनकी जो मूवमेंट होती है ऐसी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इसलिए इसे भी हम फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अब इस टॉपिक में हम कैसे कैसे इस टॉपिक को समझ सकते हैं, पॉइंट वाइज देखिए। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या फिर उसकी स्टेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर स्टेट की वजह से उसमें जो एनर्जी रहती है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसकी जो भी स्टेट है करंट, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हुए हैं तो आप में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए तो आप बैठे हुए हैं ना, आप नीचे गिर रहे क्या, आप बैठे हो स्टैंडिंग पोजीशन में, या फिर आप खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं, किस वजह से, बिकॉज आपके बॉडी में कोई एनर्जी है, इसी वजह से आप बैठे हुए हैं, इसी वजह से आप खड़े हैं। तो उस टाइम आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप में कौन सी एनर्जी होगी, तो आप में होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आप में पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती तो आप खड़े नहीं रह सकते, आप गिर जाते, आप बैठे भी नहीं रह सकते, आप गिर जाते। ठीक है, तो आप में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी बॉडी की पोजीशन या फिर स्टेट के हिसाब से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उससे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि एक एक बच्चा है वो 4 आवर स्टडी कर लेता है दिन में, और एक बच्चा है वो 8 आवर स्टडी कर लेता है, तो 8 आवर स्टडी करने वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से ज़्यादा है, ये कहने का हमारा मतलब वहाँ पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दिस एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेटर हाइट पर जाओगे,
तो दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज, ये एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या जाएंगे अर्थ के ऊपर जाने वाले हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, अभी तक जो चीज़ हमें देखनी थी, हमें सीखनी थी, अभी तक वो आई नहीं है, ठीक है, अब वो आएगी कि वी हैड अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि अर्थ सरफेस पे, अर्थ ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, वो है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है अर्थ ग्राउंड पर, तो वी हैड अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh, ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के ग्राउंड पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, या मैंने मास g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h यानी हाइट, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड इज जीरो, यानी ऑन द ग्राउंड इसकी हाइट क्या है, जीरो है। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक है। m क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है। तो आया ख्याल में, तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली हमने यहाँ पर देखा, ये फॉर्मूला हमारा 9th क्लास में हो चुका, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है ग्राउंड पर, तो वो रहती है mgh, ठीक है। अब देखिए आगे हमें देखना क्या है इसमें, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है इस टॉपिक में कि व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ, यानी जब हाइट जो है, सपोज ये सेंटर है अर्थ का और ये अर्थ की क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसने क्या, व्हेन h इज स्मॉल, हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर क्या होगी, व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ, अब h जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस से अगर कम होती है, अर्थ की रेडियस इतनी है सपोज, तो ऑब्जेक्ट जो उसकी जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्या कहेंगे हम, वी कैन अज्यूम g टू बी कांस्टेंट एंड कैन यूज द फार्मूला ऑफ mg, इस वक्त हम क्या कहेंगे कि g कांस्टेंट है और हम यही फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है। अगर h की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो कम रहती है, ठीक है, स्मॉल रहती है, तो इस वक्त हम क्या समझेंगे कि g जो है वो कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिर से हम वही यूज़ करेंगे mgh, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अब देखिए अर्थ है यहाँ पर, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी अगर यहाँ पर कहीं होता तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेती, यहाँ पर कहीं होता तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता वो, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया। इसमें क्या कहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज जीरो, ऑब्वियसली g की अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया, और इस वक्त g की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट इतना दूर चला गया, इतना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इसलिए g की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वहाँ पर जीरो हो जाएंगी, एंड अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और उस वक्त उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड थी उसके भी बाहर चला गया, बहुत दूर चला गया, इसलिए अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पा रही है, और इस वजह से जी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गई है, जीरो हो चुकी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सो इट मोर अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। अब देखिए अर्थ यहाँ पर है, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड की उसकी लिमिट है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जी की वैल्यू जीरो होगी, तो पूरा mgh जो फार्मूला है हमारा वो जीरो हो चुका है ना, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट चला गया और जी की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो एम भी जीरो होगा, इस फार्मूले में अगर जी की वैल्यू हम जीरो रखते तो वैल्यू जीरो होगी ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पर जीरो है, कितनी है यहाँ पर, जीरो है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट
पर जी की वैल्यू 0 अप्लाई होती है, इसलिए एम जी एच फॉर्मूला की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, यानी इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो गई। कहाँ पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या कहा है कि सो इट मोर एप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर। तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया है तो उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ठीक है, ये चीज़ अब आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यह हमारी अर्थ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर चला गया, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, अब देखिए 10 फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज ऑन अ हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0 दैट इज निगेटिव। अब मुझे बताइए यहाँ पर वैल्यू 0 है, जैसा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन 0 होता है, फिर इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है, +1 +2, ठीक है, +3, और इधर जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, -1 -2। ठीक है, ख्याल मैंने इधर की वैल्यू निगेटिव होती है और इधर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बीच में ओरिजिन क्या होता है, 0। मैथमेटिक्स में ये आपने पढ़ा। ओके, राइट साइड की ओर गए तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड की ओर गए तो निगेटिव वैल्यू होगी, और ओरिजिन क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आता है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 है। अब यहाँ पर क्या है कि 10 फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस। अब इससे स्मॉलर डिस्टेंस यानी कि अगर आप इधर जाते हो तो ग्रेटर डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के भी आप इधर जाते हो तो ग्रेटर डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के आप इधर आते हो तो स्मॉलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर इधर जा रहे हो तो ग्रेटर डिस्टेंस, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इधर आ रहे हो तो स्मॉलर डिस्टेंस होगा, यानी इधर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये है तो 0, ये तो हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वैल्यू 0 है ना। तो अगर आप राइट साइड में जाओगे और ग्रेटर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप लेफ्ट साइड में आओगे 0 के तो निगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसके राइट में जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, इसके लेफ्ट में जाओगे 0 के तो निगेटिव वैल्यू। ठीक है, यानी स्मॉलर डिस्टेंस अगर होगा तो वो निगेटिव में आएगा, ग्रेटर डिस्टेंस होगा इससे इधर तो पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर कहा है कि 10 फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस दैट इज ऑन अ हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। यानी अगर आप इधर कहीं पे भी अब आप हो, या अगर आप यहाँ पर हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, लेस देन 0 होगी, क्योंकि 0 तो यहाँ पर ही होगी ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 है, लेकिन आप इधर हो तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, लेस हो गया ना, आपका डिस्टेंस इससे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ही तो 0 है, अगर आप यहाँ पर हो तो लेस देन 0 आएंगी, लेस देन 0 यानी निगेटिव है ख्याल में। और अगर आप इधर जाते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस के भी इधर जाते हो तो आपके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी क्या होगी, इधर पॉजिटिव होगी। इधर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी यानी इस जगह यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। आप उससे ग्रेटर डिस्टेंस पर जाइए, पोटेंशियल यानी ऊपर ऊपर और जाइए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप नीचे आइए स्मॉलर डिस्टेंस पर आइए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी निगेटिव होगी। समझ में आया आपको, यही समझना जरूरी था इसमें कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस के नीचे हो, कहीं पर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी आप स्मॉलर डिस्टेंस पे यानी नीचे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी निगेटिव होगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और उससे लेस यानी निगेटिव, 0 से लेस यानी निगेटिव। ठीक है, तो देखिए इसमें वही कहा है कि so it more appropriate to assume the value of the potential energy to be 0 there. Thus, for a smaller distance that is on a height h, the potential energy is less than 0, that is negative. When an object is at height h from the surface of the earth, और उसके बाद में अगर ये अर्थ है और आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है सपोज, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी कि निगेटिव रहेगी, ऑब्वियसली निगेटिव रहेगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट
पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से नीचे यानी कम डिस्टेंस पर कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी। इसलिए ये जो फार्मूला आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, देखिए ये फार्मूला निगेटिव में है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये निगेटिव क्यों आया फार्मूला। तो आपको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है अर्थ के ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और ऑब्जेक्ट उसका आपका ऑब्जेक्ट तो उससे नीचे है ना, कम डिस्टेंस पर है, लेस डिस्टेंस पर है, तो 0 से लेस कितना होता है, निगेटिव होता है। इसलिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। इसलिए आपका फार्मूला है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एस, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। ये कैसे क्या है फार्मूला, फिर से बता देता हूँ एक बार, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अर्थ ये है, ये अर्थ का रेडियस है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इतनी क्या है, हाइट है। इसलिए ये क्या हो गया, हाइट और रेडियस दोनों का एडिशन हो गया, क्योंकि टोटल इसका रेडियस अब इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट का। इसलिए आर प्लस एच, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल एम यानी अर्थ का मास और स्मॉल एम यानी इस ऑब्जेक्ट का मास। और माइनस क्यों आया, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर सपोज हम पकड़ते कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है अर्थ से ऊपर, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है और आपका ऑब्जेक्ट उससे नीचे है, और 0 से लेस यानी निगेटिव। इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में है ख्याल में। तो ये निगेटिव क्यों आता है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के इसमें कन्फ्यूजन रहता है और वो रट लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है, रटिए मत, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए हियर यम एंड आर द अर्थ ऑफ मास एंड रेडियस, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। तो अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन भी है। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है और एक छोटा सा डेरिवेशन भी इसके अंदर है, ठीक है। तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखता हूँ मैं क्या है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होने वाला है इसके बाद में, और एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज भी समझा कर देने वाला हूँ, इसलिए डोंट वरी अबाउट डैट, सब कुछ होने वाला है, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टॉपिक समझने के बाद में उस टॉपिक को लिख कर देखिए, बार बार लिख कर देखिए, ठीक है। रिवाइज कीजिए और लिख कर देखिए। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपका जो भी शेड्यूल होगा प्रिपरेशन का, जो भी दिन आपने रिवीजन को दिया होगा उसके हिसाब से रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर टॉपिक की। और जब भी रिवीजन करते हो आप तो उसे लिख कर देखिए टॉपिक को। इससे क्या होगा, आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा, आपका स्पीड मेंटेन होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो देखना आपका पेन स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूसली आपका पेन चलता रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का लास्ट टॉपिक ख़त्म करके हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओके बाय।